हेलो दोस्तों, एंजियोप्लास्टी के बाद या हार्ट अटैक के बाद अक्सर लोग हमारे पास स्किन में पड़ने वाले नीले या काले धब्बों के साथ आते हैं और हमें बताते हैं कि कई बार बिना कोई चोट लगे भी उनको ये दाग हो जाता है। कई बार कोई अगर जोर से हाथ भी पकड़ ले या थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाए तो स्किन में नीले धब्बे या लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि हफ्तों में महीनों में जाते हैं। कोई पेशेंट को इससे परेशानी नहीं होती है, लेकिन ये धब्बे पड़ने वाला प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। आज डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या सीवियर है, होता क्या है, होता क्यों है और इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, डॉक्टर से क्या एस्पेक्ट पर डिस्कस करने की आवश्यकता है और कब इसके लिए डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। ये सारी ही चीज़ों पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो देखिए, ये जो स्किन में पड़ने वाले धब्बे हैं ये स्किन की लेयर्स के बीच में थोड़ा सा ब्लीडिंग होने की वजह से होते हैं। अब ऑब्वियसली अगर हम किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो गया है तो वैसे वो डर जाता है, घबरा जाएगा वो पेशेंट कि भाई ब्लीडिंग हो गया मतलब कुछ खराब बात हो गई। इसके अलावा वैसे भी ये थोड़े से डराने वाले धब्बे होते हैं, खासकर अगर कोई बड़े साइज का किसी को पड़ रहा हो, क्योंकि किसी व्यक्ति में खासकर उम्र दराज लोगों में या जिनकी चमड़ी बहुत पतली होती है उसमें धब्बे बड़े साइज के होते हैं। कई बार यंग लोगों में भी होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े छोटे साइज के होते हैं। तो छोटे साइज वाले में तो लोग उतना नहीं डरते हैं, पर अगर बड़े बड़े धब्बे पड़ने लग गए तो लोग ज़्यादा डर जाते हैं। तो इसकी वजह से लोग हमारे पास आते हैं कि ये क्या हो गया, पता नहीं कौन सा रिएक्शन हो गया। देखिए ऑब्वियसली थोड़ा सा डराने वाला तो डेफिनेटली होगा, कोई भी नहीं चाहता है कि उसके में कोई दाग पड़े। और इसके अलावा ये दाग जाने में भी अक्सर पेशेंट को 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि ये जो ब्लड स्किन में जमा हो जाता है, ब्लड के स्पॉट्स जमा हो जाते हैं, इनको ऑब्जॉर्ब होने में या इसमें जो आयरन के पिगमेंट्स होते हैं जो स्किन की लेयर्स के बीच में जमा हो जाते हैं उनको बॉडी के जो ब्लड सेल्स है वो धीरे धीरे करके ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसको प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 1.5 से 2 महीने तक लग जाते हैं। तो इसलिए ये बड़े बड़े धब्बों को जाने में कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अब ऑब्वियसली इतने टाइम अगर स्किन में धब्बा पड़ा रहेगा तो पेशेंट घबरा जाएगा। तो ये एस्पेक्ट को समझना जरूरी है कि ये स्किन में होने वाली ब्लीडिंग सबसे माइनर ब्लीडिंग की कैटेगरी में आता है, तो इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हार्ट अटैक के तुरंत बाद जब हम स्ट्रॉन्गर डबल एंटीप्लेटलेट देते हैं, जैसे कि हम एस्पिरिन और प्रासुगल का कॉम्बिनेशन देते हैं या एस्पिरिन और टिकाग्लोर का कॉम्बिनेशन देते हैं, या उसके साथ अगर कोई और खून पतला करने का ट्रिपल कॉम्बिनेशन वगैरह देते हैं, तब ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा होते हैं, तभी स्किन में धब्बे पड़ने का चांस ज़्यादा होता है। जैसे जैसे खून पतला करने की दवाइयाँ कम होते जाती है वैसे वैसे ब्लीडिंग का चांस कम हो जाता है। हर व्यक्ति की टॉलरेंस अलग होती है। किसी व्यक्ति को एस्पिरिन प्रासुगल के कॉम्बिनेशन से होता है, किसी व्यक्ति को टिकाग्लोर से थोड़ा कम पावरफुल है तो एस्पिरिन टिकाग्लोर में भी होता है, किसी व्यक्ति को एस्पिरिन क्लोपिडोग्राल में होता है क्योंकि क्लोपिडोग्राल उससे कम पावरफुल है, और किसी व्यक्ति को कोई एक एंटीप्लेटलेट यानी क्लोपिडोग्राल या एस्पिरिन चल रहा हो तो भी हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति की ब्लीडिंग की जो टॉलरेंस है उस पर डिपेंड करता है। ये एक बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है, बहुत ही माइनर ब्लीडिंग है। भले धब्बा बड़ा भी हो तो भी कोई खास टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप चला जाएगा और स्किन में कोई परमानेंट दाग नहीं छोड़ेगा। इसमें कोई खुजली होना या इसके अंदर से कोई और प्रॉब्लम हो जाना या इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाने का चांस लगभग नहीं के बराबर है, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये बार बार धब्बे पड़ रहे हैं, बार बार धब्बे अलग अलग जगह पे पड़ रहे हैं, छोटी मोटी इंजरी या बिना इंजरी के पड़ रहे हैं, और यदि कोई और जगह भी साथ में ब्लीडिंग हो रही है तो आपके डॉक्टर के साथ जरूर इसको डिस्कस करिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी ये हाई डोज खून पतला करने की मेडिसिन को टॉलरेट नहीं कर रही है, तो डॉक्टर को शायद दवा का डोज कम करना पड़ेगा। डॉक्टर के लिए भी ये डिसीजन बहुत ईजी नहीं होता है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी के बाद पहले 2-4 महीने 6 महीने स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस या दोबारा हार्ट अटैक आने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइम पे उस पीरियड को कवर करने के लिए डॉक्टर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खून पतला करने का दवा देते हैं। ये पीरियड में किसी को अगर स्किन में ब्लीडिंग हो रहा है तो डॉक्टर को ये बैलेंस करना पड़ता है कि ब्लीडिंग कितना सीरियस है, कितने बार हो रहा है और क्या वो दवा को बंद करना चाहेगा या नहीं। दवा बंद करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यदि बाई चांस स्टेंट में क्लॉटिंग हो जाती है तो क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि आप सीधे डॉक्टर के पास गए और उसने सब दवा बंद कर दी तो उसमें बाद में अगर स्टेंट में कोई क्लॉटिंग होता है या हार्ट अटैक वापस से आता है तो फिर उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए सिर्फ सिंपल डिसीजन नहीं है कि खून पतला करने की दवा अगर चल रही है, धब्बा पड़ गया तुरंत बंद कर दिया, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। एक बैलेंस डिसीजन लेना पड़ता है, हर चीज़ों को तराजू में रख कर तोलना पड़ता है कि ब्लीडिंग का रिस्क कितना है, क्लॉटिंग का रिस्क कितना है, यदि दवा चालू रखेंगे तो क्या इश्यूज होंगे, यदि दवा बंद करेंगे तो क्या इश्यूज होंगे, कितने टाइम तक स्ट्रॉन्ग दवा देने की आवश्यकता है, कितने टाइम के बाद हम दवा को डाउनग्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना आवश्यक है, ये सारी चीज़ों को डॉक्टर को ध्यान में रखना
जरूरी होता है। इसलिए जैसे ही आपको थोड़ा सा भी ब्लीडिंग हुआ, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर पे दोषारोपण करने लगे, तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को उनको ध्यान में रखना पड़ता है। इनिशियली अगर बहुत ज़्यादा किसी को इस तरह के चकत्ते पड़ रहे, थोड़ा मोड़ा हो रहा है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही ब्लड थिनिंग मेडिकेशन का डोज कम होगा, अपने आप को चला जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बार बार पड़ रहा है, कोई किसी को ज़्यादा साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, तो फिर आपके डॉक्टर को डोज कम करना पड़ेगा। इनिशियली लोग क्या करते हैं कि अगर डुअल एंटीप्लेटलेट देना जरूरी है, एस्पिरिन क्लोपिडोग्राल देना जरूरी है, तो फिर वो ये करेंगे कि जो आपका प्रासुगेल या टिकाग्लोर चल रहा था उसको स्विच ओवर करके क्लोपिडोग्राल पे कर देंगे और थोड़े दिन उस पर देखेंगे। ज़्यादातर लोग को स्विच ओवर करने के बाद चकत्ते आना कम हो जाते हैं, क्योंकि क्लोपिडोग्राल कंपैरेटिवली कम पावरफुल दवा है, तो ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि उसके बाद भी हो रहे हैं और पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि बार बार ब्लीडिंग हो रही है, साथ में कोई और भी जगह ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर डॉक्टर को दोनों में से फिर कोई एक को कंटिन्यू करना पड़ता है, यानी एस्पिरिन और क्लोपिडोग्राल में से कोई एक को कंटिन्यू करना पड़ता है। कुछ दिन दोनों दवा पर डॉक्टर ट्राई करता है, एक आध महीना, ताकि थोड़ा टाइम और निकल जाए, स्टेंट अपना थोड़ा एंडोथेलियाइज और हो जाए। एंडोथेलियाइज होने का मतलब ये कि स्टेंट के ऊपर एक अंदर से एंडोथेलियम की लेयर जम जाती है 4-6 महीने के बाद, जिसके बाद स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस कंपैरेटिवली कम आता है। तो डॉक्टर कोशिश यही करते हैं कि ये शुरुआती पीरियड निकल जाए, एटलीस्ट 4-6 महीना हो जाए, ताकि उसे तुरंत में दवा बंद ना करना पड़े और स्टेंट में क्लॉटिंग का रिस्क कंपैरेटिवली कम हो जाए। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, रिस्क कम होता जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसे जल्दी स्विच ओवर करना पड़ेगा। यदि वो 3-4 महीने 6 महीने का टाइम निकाल सकेगा डॉक्टर, तो कोशिश करेगा दवाओं को थोड़ा डोज कम करके मैनेज करने का। और यदि उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, 6 महीने के बाद भी अगर डबल एंटीप्लेटलेट पे ब्लीडिंग हो रही है, तो सिंगल एंटीप्लेटलेट कंटिन्यू करना पड़ेगा। यदि उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर किसी ब्लड स्पेशलिस्ट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि खून पतला करने दवा को पूरी तरह से बंद करना अपने आप में बहुत सेफ नहीं होता है। यदि अगर डॉक्टर को बंद करना पड़ता है, तो फिर उसके लिए स्टेंट को क्लॉटिंग होने का चांस है, दोबारा हार्ट अटैक आने का चांस, ये सारी चीज़ों को देखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा। खासकर ये प्रॉब्लम उम्र दराज लोगों में आती है, जिनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिनको ऑलरेडी ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे लोगों में यदि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है और दवा दे ही नहीं पा रहा डॉक्टर, तो फिर उसको ब्लड स्पेशलिस्ट को भी डिस्कस करने की आवश्यकता है कि कोई ऐसी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा इशू तो नहीं है, कोई फैक्टर की डेफिशिएंसी तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है। और अगर वैसा कुछ निकलता है तो उसके हिसाब से करेक्शन की आवश्यकता है। पर क्या डिसीजन लेना है, कितना डोज कम करना है, ये कैलकुलेटेड डिसीजन होता है, जो कि डॉक्टर अपने पेशेंट की जो ब्लीडिंग के चांसेस है, क्लॉटिंग के चांसेस है, ब्लीडिंग कितनी हो रही है, कितनी सीरियस ब्लीडिंग हो रही है, कितने बार हो रही है, और यदि दवा बंद करते हैं या डाउनग्रेड करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ों को हिसाब में रख के फिर डिसीजन लिया जाता है। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत अगर स्किन में ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ अपने डॉक्टर को उसके बारे में बता दीजिए कि ब्लीडिंग हो रही है, ताकि डॉक्टर अपना डिसीजन ले सके, और अगर दवा स्विच ओवर करनी है तो थोड़ा जल्दी कर सके, ताकि आप 2-4 साल तक परेशान ना होते रहे स्ट्रॉन्ग दवाओं पर। आपको डॉक्टर जल्दी डोज को कम कर सके, जितना जल्दी फीजिबल हो उसको सूचित कर दीजिए, परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, अगर बहुत बार हो रही है तो फिर डॉक्टर के साथ सीरियसली डिस्कस करने की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर को थोड़ा जल्दी दवाओं को बंद या कम करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हो सकता है ब्लीडिंग के लिए दूसरे टेस्ट वगैरह करने की आवश्यकता भी हो सकती है कि कोई और बीमारी की वजह से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ज़्यादातर ये बहुत उम्रदराज या फ्रजाइल लोग या फीमेल पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दाग जो है मोस्टली अपने आप चले जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन 1-1.5 महीना तक दाग बने रह सकते हैं, 1-1.5 महीना के बाद जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड में आयरन डिपॉजिट हो जाता है, बॉडी को सेल्स द्वारा इसके अब्जॉर्ब करने में लगभग 1-1.5 महीना का टाइम लगता है। ज़्यादातर 8 से 12 हफ्ते का टाइम बोला जाता है, तो यानी 2 से 3 महीना तक भी लग सकता है। तो यदि ये टाइम अगर लग भी रहा है तो उसमें उतना कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं, वो बाद में अपने आप चले जाते हैं, और बाद में उसमें कोई धब्बा रह जाएगा ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेरे स्किन में परमानेंट दाग हो जाएगा और वो मुझे ज़िंदगी भर परेशान करेगा, वैसा नहीं होता। ज़्यादातर ये इकाइमोटिक स्पॉट्स बोलते हैं, वो अपने आप चले जाते हैं और दाग नहीं छोड़ते हैं। ज़्यादातर इसमें कोई खुजली या इन्फेक्शन होने का चांस भी नहीं रहता है, इसलिए इनके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी, यदि किसी व्यक्ति को खून पतला करने की दवा चल रही है तो स्किन में होने वाली ये ब्लीडिंग स्पॉट्स या इकाइमोटिक स्पॉट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और इनके लिए क्या करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों पर हमने बात करी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में इसके बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई कमेंट्स है तो डेफिनेटली आप डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। कार्डियक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स और उनके प्रॉब्लम संबंधित और उनके प्रॉब्लम्स को कम करने के इशू संबंधित हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ के, ज़रूर चेकआउट करें।